Hello students, welcome to the English class of 9th standard। हमने कुछ ही दिन पहले 6th चैप्टर किया था द नाइट ट्रेन एट डियोली। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और अच्छे से समझ में आई होगी आपको। और अब आज हम उसकी वर्कबुक एक्सरसाइज करते हैं। सेम पैटर्न, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में से फर्स्ट पैराग्राफ में से फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज समर वैकेशन। ऑथर का मतलब होता है लेखक। लेखक अपनी समर वैकेशन कहाँ बिताते थे। देखो, आई रेगुलरली फर्स्ट लाइन में ही है, आई रेगुलरली स्पेंड माई समर वैकेशन इन देहरा एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। तो यही आंसर होगा। द ऑथर स्पेंड हिज समर वैकेशन, वहाँ पे माय है, यहाँ पे हिज हो जाएगा क्योंकि वो बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे, आंसर इनडायरेक्ट में आता है। तो द ऑथर स्पेंड हिज समर वैकेशन एट हिज ग्रैंड मदर्स प्लेस इन देहरादून। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वुड द ऑथर गो टू देहरा एंड रिटर्न फ्रॉम देयर। ऑथर जो हैं वो कब देहरादून जाएंगे और कब लौटेंगे। द ऑथर वुड गो टू देहरा अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट इन जुलाई। वो मई के शुरुआत में, अर्ली इन मे का मतलब मई की शुरुआत में ही जाएंगे और जुलाई में लेट माना लास्ट जुलाई एंड में लौटेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज डियोली। डियोली कहाँ था। डियोली वॉज अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरा। देहरादून से 50 किलोमीटर दूर। ऑन द बॉर्डर, हाँ, ऑन द बॉर्डर ऑफ द हैवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तराई। तो ये है ऑन द हैवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तराई, मतलब ये बॉर्डर का मतलब सीमा पर, देहरादून की सीमा पर, जहाँ पर घने हैवी जंगल माना घने घने जंगल थे और इंडियन तराई के, और वहाँ पे डियोली स्थित था। सेकेंड एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट माना इस सेकेंड एक्सट्रैक्ट में है ही एक क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट डियोली। ऑथर ने क्या देखा जब ट्रेन डियोली पर रुकी। When the train stopped at Deoli, the author saw a girl who was selling baskets. उन्होंने एक लड़की देखी जो कि बास्केट्स बेच रही थी। Coming down the platform, मतलब coming down the platform का मतलब प्लेटफॉर्म पर नीचे आते हुए ऑथर ने, जैसे ही ट्रेन रुकी तो उन्होंने ये देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर बास्केट सेल कर रही थी या बेच रही थी। थर्ड एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गर्ल्स अपीयरेंस। अपीयरेंस माना उसका जो बाहरी दिखावा था वो कैसा था। द गर्ल वॉज यंग एंड शी वोर ओल्ड क्लोथ्स। लड़की जो थी वो यंग थी, कम उम्र की, और उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे। विथ अ शॉल अक्रॉस हर शोल्डर, और शोल्डर्स पर, सर्दियों की ऋतु थी इसलिए कंधों पर उसके एक शॉल लगी हुई थी। नेक्स्ट है फोर्थ एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट व्हेन ही सॉ द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑथर ने किस तरह रिएक्ट किया जब उन्होंने पहली बार लड़की को देखा। When the author saw the girl for the first time, he could not stop staring at her. मतलब जब उन्होंने पहली बार उस लड़की को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। किससे? लगातार उसकी तरफ देखने से। मतलब कहने का कि वो लगातार उस लड़की की तरफ देखते रहे। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। घूरना किसको बोलते हैं? जब लगातार कोई हमारी तरफ देख रहा हो तो हम उसको बोलते हैं घूरना। तो वो लेखक जो है लगातार उसकी तरफ देखते रहे। सेकेंड है, डिस्क्राइब द यंग गर्ल। उस यंग गर्ल को डिस्क्राइब करो, माना उसका वर्णन करो। द गर्ल हैड अ पेल स्किन, शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आईज। ये पूरा इस फोर्थ
पैराग्राफ में आया हुआ है कि उसकी स्किन कैसी थी, पीली थी, उसके बाल काले थे लेकिन चमकदार थे, शाइनी थे, और डार्क आइज माना काली, एकदम काली काली आंखें थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द गर्ल सी, व्हाट डिड शी प्रिटेंड। लड़की ने क्या देखा और उसने क्या बहाना किया। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। द गर्ल सॉ दैट द ऑथर वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली। लड़की ने देखा कि लेखक जो हैं वो उसकी तरफ जानबूझकर देख रहे हैं। बट शी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस इट। लेकिन उसने ये बहाना किया कि उसने लेखक को देखा ही नहीं, जबकि उसने देखा कि लेखक उसकी तरफ लगातार देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द गर्ल्स आईज। ऑथर ने उस लड़की की आंखों के बारे में क्या कहा है। द ऑथर सेज दैट द गर्ल्स आईज वर डार्क एंड सर्चिंग एंड लाइवली। उसकी जो आंखें थी वो बहुत डार्क थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रही हो। किसी की आंखों में ऐसी चमक होती है, और लाइवली माना ऐसा लगता है उनमें जान थी, मतलब उसका फेस में आंखों की वजह से बहुत अट्रैक्शन था, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। अभी ये हर लेसन में हम 4 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस करते हैं और बाकी के जो हैं वो आपको खुद से ढूंढ कर करने हैं, और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हम इसमें से आंसर्स बनाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यूज़ द सेट ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। इसका मतलब है वही वर्ड्स के सेट दे रखे हैं और उनको ओन सेंटेंसेस माना इसके खुद के सेंटेंसेस हमको बनाने हैं। बेयर और वंडर। बेयर का मतलब होता है नंगे, मतलब जैसे बेयर फुट का मतलब नंगे पाँव है ना, पैरों में कुछ ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेयर फुट। और वंडर माना आश्चर्य करना। आई वंडर हाउ कैन शी वॉक ऑन दिस रोड बेयर फुट। मुझे आश्चर्य है कि ये लड़की जो है वो इस रोड पर नंगे पाँव कैसे चल सकती है। इसका मतलब रोड इतना ख़राब है कि नंगे पाँव चलना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सेकंड है ग्रेसफुली केम डाउन। ग्रेसफुली माना बहुत सलीके से, और केम डाउन माना नीचे आना। ही केम डाउन फ्रॉम द फुटबोर्ड ऑफ द ट्रेन एंड स्टार्ट वॉकिंग ग्रेसफुली टुवर्ड्स मी। वह ट्रेन में से फुटबोर्ड का मतलब जो वो सीढ़ी, 2 सीढ़ियाँ होती हैं उन पर से उतर के, और उसने मेरी तरफ चलना आना शुरू किया। लेकिन वो चल कैसे रहा था, बहुत ग्रेसफुली, बहुत सलीके से, अच्छे से। थर्ड है फॉलो और इंटेंटली। फॉलो माना किसी को फॉलो करना, पीछा करना, और इंटेंटली माना जानबूझकर। बाय लुकिंग एट मी शी अंडरस्टूड दैट आई वॉज फॉलोइंग हर इंटेंटली। उसको देखकर, बाय लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देखकर वो लड़की समझ गई कि मैं जानबूझकर उसका पीछा कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, ये सेंटेंसेस सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ में अच्छे से आ जाता है तो आप इसके अलावा भी दूसरे कोई छोटे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फोर्थ है प्रिटेंड। प्रिटेंड माना फिर से वही बहाना करना, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी हमें आशा न हो। द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अराइव्ड एंड शी प्रिटेंडेड एज इफ शी न्यू अबाउट देयर अराइवल। जिनकी हमको उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे मेहमान पहुंच गए और उस लेडी ने ये बहाना किया और ऐसा दिखाया कि वो उनके आने के बारे में पहले से ही जानती थी। नेक्स्ट है ब्लर्ड और डिसअपॉइंटेड। ब्लर का मतलब धुंधला हो जाना, डिसअपॉइंटेड माना निराश। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द डॉक्टर as he could not tell the exact reason for my blurred vision। मैं उस डॉक्टर से निराश हो गया क्योंकि वो डॉक्टर मुझे मेरी
ब्लर विज़न, मतलब मेरी जो नज़र थी, मेरी जो दृष्टि थी वो ऐसी धुंधली हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं उसका कारण जानना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे उसका कारण नहीं बताया, इसलिए मुझे बड़ी निराशा हुई। नेक्स्ट है थ्रिल और गॉट ऑफ। थ्रिल का मतलब एक कपकपी सी जैसे छूटना होता है। आई या शॉक हो जाना या सरप्राइज होना, मतलब इस तरह के सेंस में थ्रिल वर्ड लिया जाता है। आई गॉट ऑफ द ट्रेन फुटबोर्ड एंड वॉज थ्रिल्ड टू सी माई फ्रेंड्स ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी। मैं ट्रेन के फुटबोर्ड से जैसे ही नीचे उतरा तो मैं देखकर सकपका रह गया, मतलब आश्चर्य हुआ मुझे कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए पहले से ही वेट कर रहे थे। मतलब मुझे पता भी नहीं था, उनको किसने बताया और वो कैसे मेरा वेट कर रहे थे, ये देखकर मैं बड़ा थ्रिल हो गया। नेक्स्ट है होप और डिटरमाइन। होप माना आशा करना और डिटरमाइन माना दृढ़ निश्चय। आई एम डिटरमाइंड टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई होप टू सक्सीड। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, या डॉक्टर बनने का मैंने निश्चय किया है और मुझे उम्मीद है कि मुझे उसमें सफलता मिलेगी। एनक्वायरी और वैनिश। एनक्वायरी मतलब समझते हैं, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, और वैनिश माना गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। आई एनक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेशन मास्टर अबाउट द गर्ल। मैंने उस लड़की के बारे में स्टेशन मास्टर से इंक्वायरी की, पूछताछ की। हु जस्ट वैनिश्ड व्हेन आई रिटर्न्ड आफ्टर 5 मिनट्स। और जब मैं 5 मिनट बाद ही लौटा तो वो गायब हो गई थी, वो लड़की। उसके बारे में मैंने स्टेशन मास्टर से पूछताछ की। नेक्स्ट है इम्पेशेंट माना अधीर, जिसमें धीरज न हो, धैर्य न हो। रश टू माना दौड़ना, दौड़ना, जल्दी से कहीं जाना। आई वॉज वेरी इम्पेशेंट टू मीट माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए मैं इतना अधीर हो रहा था। एंड सो आई रश्ड टू द एयरपोर्ट 2 आवर्स अर्ली। इसीलिए मैं एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले से ही पहुंच गया। नेक्स्ट है प्रिफर और एंक्शस। प्रिफर माना पसंद करना और एंक्शस माना चिंतित। आई गेट एंक्शस इन क्राउडी प्लेसेस। मैं भीड़ भड़ाके वाले स्थानों पर बहुत मतलब चिंतित हो जाता हूँ या मुझे मज़ा नहीं आता। सो आई प्रिफर अवॉइडिंग सच प्लेसेस। इसीलिए मैं ऐसे प्लेसेस पर जाना अवॉइड करना ही पसंद करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है राइट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट। मुझे ये बास्केट नहीं चाहिए। ये किसने कहा? द बॉय सेड टू गर्ल। यहाँ पे बॉय की जगह होना चाहिए ऑथर। द बॉय सेड टू गर्ल, आंसर में आएगा द ऑथर सेड टू द गर्ल। लेखक ने उस लड़की से कहा कि मुझे वो बास्केट नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आर यू श्योर यू डोंट वांट अ बास्केट। क्या आपको पक्का पता है कि आपको बास्केट नहीं चाहिए? ये किसने पूछा था? द गर्ल आस्क्ड द ऑथर। नेक्स्ट है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन। वो बहुत ही मजबूत भी हैं और बहुत अच्छे बांस से बनी हुई है, बांस की लकड़ी से बनी हुई है। द गर्ल डिस्क्राइब्ड द बास्केट टू द ऑथर। उस लड़की ने उस बास्केट के बारे में वर्णन किया, किससे? लेखक को बताया उसके बारे में वर्णन करके। और नेक्स्ट है आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना है। द ऑथर सेड टू द गर्ल। ऑथर ने, लेखक ने उस लड़की से कहा। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। मुझे कहीं नहीं जाना। ये किसने कहा था? द गर्ल सेड टू द ऑथर। हैं दो जने ही, जैसे हमने लास्ट लेसन में भी किया था, जैसे कॉल ऑफ द हिल्स में अबू मियाँ और उनका जो नेबर था गोविंदा। जब दो ही जने लेसन में दिखाएंगे तो एक सेंटेंस किसी ने बोला होगा, एक सेंटेंस दूसरे ने बोला होगा, ऐसा ही आएगा। इसमें भी लेखक और वो लड़की, इसके अलावा कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं है, कोई पात्र ही नहीं है लेसन में, तो सब में ऐसा ही होगा। आई विल कम अगेन, विल यू बी हियर।
मैं वापस आऊँगा, क्या तुम मुझे यहीं मिलोगी, क्या तुम यहीं रहोगी। तो ये किसने पूछा था? द ऑथर आस्क्ड द गर्ल। और सेवेंथ है, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट्स हियर। क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो यहाँ पर बास्केट्स बेचा करती थी। द ऑथर एनक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेशन मास्टर। यहाँ पे तीसरा आए हैं कौन? लेखक ने पूछताछ की थी किससे? स्टेशन मास्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड चूज करके आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है ग्रेसफुली, कोल्ड और बेयर। ग्रेसफुली माना बहुत ही सलीके से, कोल्ड माना ठंडा और ठंडी ठंडा कुछ भी, और बेयर माना जैसे नंगे, बेयर फुट बताया था आपको मैंने। It was a cold morning and the girl had a shawl across her shoulder. Her feet were bare and her clothes were old. She was a young girl walking gracefully towards me. मतलब सर्दियों की ऋतु में एक ठंडी सुबह थी और लड़की के कंधे पर शॉल रखी हुई थी, उसके पैर नंगे थे, उसके कपड़े पुराने थे और लड़की बड़े सलीके से चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। सेकेंड है स्टॉप्ड, प्रिटेंडेड और इंटेंटली। स्टॉप्ड माना रोका, प्रिटेंडेड बहाना किया, इंटेंटली माना जानबूझकर। व्हेन शी केम टू माई विंडो शी स्टॉप्ड। जब वो मेरी खिड़की के पास आ गई तो वो रुक गई। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली। उसने देखा कि मैं जानबूझकर उसकी तरफ देख रहा था। बट एट फर्स्ट शी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस। लेकिन शुरू में उसने ये ऐसा दिखाया या ऐसा बहाना किया कि उसने मुझे देखा ही नहीं। नेक्स्ट है सर्चिंग, मतलब सर्चिंग माना ऐसे आँखों में जो चमक होती है, कुछ ऐसा कि आंखें उसकी कुछ ढूंढ रही हो ऐसा। डार्क माना काली और पेल माना पीली। शी हैड अ स्किन, डार्क माना गहरे रंग की। शी हैड अ डैश स्किन, तो उसकी स्किन कैसी थी? पीली, तो क्या आएगा? पेल। शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आईज, उसके बाल काले थे और आंखें डार्क कलर की थी। एंड देन दोज आईज सर्चिंग एंड लाइवली मेट माइन, और उसकी आंखें जो थी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा किसी को ढूंढ रही हो। और लाइवली माना उन आंखों में मतलब एक जान भरी हुई थी और वो आंखें मेरी आंखों से मिली। मैट माइन, माइन माना माई आईज। नेक्स्ट है ब्लू, क्लैंगिंग और हिसिंग। ब्लू माना बजना और क्लैंगिंग माना बैल के बजने की आवाज़, और हिसिंग का मतलब होता है रेंगना, धीरे धीरे स्टार्ट होना, या जैसे स्नेक जो चलता है, सांप चलता है, उसकी आवाज़ को भी हम हिसिंग बोलते हैं। द गार्ड ब्लू द विसिल, गार्ड ने, ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजाई। शी सेड समथिंग, उसने कुछ कहा। बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लैंगिंग ऑफ द बेल, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो बैल के बजने की आवाज़ में उसकी आवाज़ खो गई। इसका मतलब उसने जो कुछ कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन, और इंजन के स्टार्ट होने की, मतलब रेंगना, मतलब धीरे धीरे जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तो पहले थोड़ा थोड़ा स्लो होती है ना, और उसके हल्की हल्की उसके चलने की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं हिसिंग। तो इंजन के हिसिंग में और बैल के बजने में उसकी आवाज़ खो गई। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, मुझे दौड़कर अपने कंपार्टमेंट में जाना पड़ा। प्लेटफॉर्म, स्लिप्ड और स्माइलिंग। प्लेटफॉर्म स्टेशन, और स्लिप्ड माना खिसक जाना, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। आई वॉच्ड हर एट द प्लेट एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देखता रहा जबकि प्लेटफॉर्म स्लिप हो गया। स्लिप हो गया मतलब पीछे चला गया, पीछे रह गया। ट्रेन जब आगे चलेगी तो प्लेटफॉर्म है तो अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेन के आगे निकलने की वजह से प्लेटफॉर्म हमको कहाँ दिखाई देगा? पीछे छूटता हुआ। शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डिड नॉट मूव, वो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेली थी और बिल्कुल हिली भी नहीं। बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग बैक, और वो मेरी तरफ देख भी रही थी और मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट सिक्स्थ है ब्लर्ड का मतलब धुंधला होना, और ब्राइट चमकदार, जर्नी यात्रा। आई सेट अप
awake for the rest of the journey. मैं जागा हुआ बैठा रहा बाकी की बची हुई यात्रा में. I could not forget the girl's face. मैं उस लड़की का चेहरा भी नहीं भूल पा रहा था. And her dark bright eyes. और उसकी काली चमकदार आँखें. But when I reached दहरा, लेकिन जैसे ही मैं दहरा पहुँचा, the incident become blurred and distant. ये जो घटना थी वो धीरे धीरे मेरे माइंड से निकल गई, मतलब उसकी जो छवि थी वो धुंधली पड़ गई. फॉर देयर वर अदर थिंग्स ऑन माई माइंड. क्यों? क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेरे पास दूसरी बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं धीरे धीरे उसे, मतलब भूला तो नहीं कह सकते हम, लेकिन वो बातें धीरे धीरे क्या होती हैं, कुछ टाइम के बाद धुंधली पड़ जाती हैं वो चीज़ें. नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो. ड्रू इनटू, प्रवेश करना, और वेव्ड माना हिला, हाथ हिलाना. आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर एज द ट्रेन ड्रू इनटू द स्टेशन. जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर अंदर आई, घुसी या प्रवेश किया, वैसे ही मेरी आंखें उस लड़की को ढूंढ रही थी. एंड आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल. और मैं एक ऐसी थ्रिल का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि एक खुशी वाला, एक अनएक्सपेक्टेड माना मेरे अंदर जो है जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसी थ्रिल माना कपकपी सी छूट रही थी. आई सॉ हर वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म. क्यों छूट रही थी अनएक्सपेक्टेड? क्योंकि मैंने उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर मेरी तरफ आते हुए देखा. आई रैन टू द डोर. मैं दरवाजे पर दौड़ कर गया. एंड वेव्ड एट हर. और मैंने उसे हाथ हिलाया. नेक्स्ट है रिमेंबर्ड, स्माइल्ड, प्लीज्ड. रिमेंबर्ड का मतलब याद रखना, याद रखा, पास्ट टेंस है ये. स्माइल्ड मुस्कुराया, और प्लीज्ड माना खुश हुआ. When she saw me, she smiled. जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कुराई. She was pleased that I remembered her. और वो ये जानकर बहुत खुश हुई कि मैंने उसे याद रखा. I was pleased that she remembered me. और मैं भी खुश हुआ कि उस लड़की ने भी मुझे याद रखा. वो खुश हुई क्योंकि मैंने उसको याद रखा, और मैं खुश हुआ कि उसने भी मुझे याद रखा. और नेक्स्ट है इम्पल्स, फिल्ड विथ और स्पोक. इम्पल्स का मतलब होता है इमीडिएट, तुरंत. फिल्ड विथ माना भर जाना, और स्पोक का मतलब स्पीक माना बोलना, कहना, उसका पास्ट टेंस स्पोक. शी डिड नॉट स्टार्ट सेलिंग बास्केट. उसने बास्केट बेचना नहीं शुरू किया. बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल. उसने बास्केट्स नहीं बेची और सीधा ही वो टी स्टॉल पर, चाय की दुकान पर आ गई. हर डार्क आइज वर सडनली फिल्ड विथ लाइट. उसकी काली आँखें अचानक से, लाइट माना वैसे तो होता है प्रकाश, लेकिन आँखों में प्रकाश नहीं आएगा, आँखों में क्या आ जाएगी, चमक. उसकी आँखों में चमक भर आई. वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम. हमने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा. बट वी स्पोक विदाउट वर्ड्स. लेकिन हम बिना शब्दों के भी काफ़ी कुछ एक दूसरे से बोल गए. वी स्पोक मतलब हम बोले विदाउट वर्ड्स. जब हम विदाउट वर्ड्स बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? आँखों के इशारों से, आँखों के एक्सप्रेशन से, फेस एक्सप्रेशन से. आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन. मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं तुरंत उसे पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन. तब का तब, उसी समय मैं उस लड़की को ट्रेन में बिठा लूँ. एंड टेक हर अवे विथ मी. और मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ. 10th है क्लैंग्ड, मतलब बजी, और मूविंग मतलब चलती हुई, और हेटेड माना नफरत. द गार्ड ब्लू हिज विसिल एंड आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट. गार्ड ने ट्रेन की सीटी बजाई, और मुझे उस गार्ड ने जो ऐसा किया उससे मुझे नफ़रत होने लगी. मतलब मुझे चिढ़ मचने लगी कि इसने सीटी क्यों बजाई. सीटी बजी मतलब ट्रेन चलेगी, और चलेगी मतलब वो लड़की पीछे छूट जाएगी. आई विल कम अगेन, आई सेड. विल यू बी हियर.
मैं फिर से आऊँगा, मैंने उसको ऐसा बोला, और क्या तुम यहीं पर रहोगी? शी नॉडेड, उसने सर हिलाया। आई डो नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं पर और कहीं पर नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूँगी। शी नॉडेड अगेन, द बेल क्लैंक्ड एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड, तभी घंटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे आगे की तरफ चली, खिसकी। आई हैड टू पुल माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन, मैंने उस लड़की के हाथ से अपना हाथ खींचा और फिर मैं दौड़कर उस चलती हुई ट्रेन में मैं चढ़ गया। और नेक्स्ट है वॉन्डरिंग, एंग्शियस, डिटरमाइंड। वॉन्डरिंग माना फिर से वही आश्चर्य होना, एंग्शियस माना चिंतित, डिटरमाइंड माना निश्चय करना। आई वॉज नर्वस एंड एंग्शियस एज द ट्रेन एंटर्ड दियोली, मैं बहुत नर्वस भी था, निराश भी हो रहा था और चिंतित भी था साथ में, जैसे ही ट्रेन ने डियोली पर एंटर किया। आई वॉज वंडरिंग वॉट आई शुड से टू द गर्ल, मुझे अपने आप पर ही ऐसे समझ में, यहाँ पे वंडरिंग का मतलब आश्चर्य होना नहीं, यहाँ पर है कि मेरे को खुद से ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़की से क्या कहूँगा, मुझे क्या कहना चाहिए। एंड वॉट आई शुड डू, मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुड स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, और मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं इस बार उसके सामने ऐसे मजबूर होकर खड़ा नहीं रहूँगा चुपचाप, मतलब मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँगा। नेक्स्ट है सेल माना बेचना, स्टेप्ड ऑफ और डिसअपॉइंटेड। डिस्टेप्ड ऑफ का मतलब है उतरना, डिसअपॉइंटेड फिर से निराश होना। आई ओपन द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं फुटबोर्ड मतलब ट्रेन के वो जो 2 सीढ़ियाँ होती हैं उनसे नीचे उतरा। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा निराश था। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। एंड सो आई रैन टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड, इसीलिए मैं दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, डू यू नो द गर्ल हु यूज टू सेल बास्केट्स हियर, क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बास्केट्स बेचा करती थी। नेक्स्ट है जंप, वैनिश और मूविंग। जंप माना कूदना, वैनिश माना गायब हो जाना और मूविंग माना चलती हुई। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन से क्या हो रही थी, चल रही थी। एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मुझे दौड़कर प्लेटफॉर्म से ट्रेन पर चढ़ना पड़ा और जंप फॉर द डोर, जंप लगा के मैं डोर पर चढ़ा। और ऑफ माई कंपार्टमेंट माना मेरा जो कोच था, कंपार्टमेंट माना ट्रेन का जो डिब्बा था, उसमें मुझे दौड़कर कूदकर जंप मारकर मुझे दरवाज़ा पकड़ के चढ़ना पड़ा। एज डियोली प्लेटफॉर्म वैनिश्ड, जैसे ही डियोली का प्लेटफॉर्म गायब हुआ मतलब ख़त्म हुआ, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर, तभी मैंने ये निश्चय कर लिया था कि एक दिन मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, ब्रेक जर्नी करूँगा। ब्रेक जर्नी माना एक दिन यहाँ पे बीच में रुकूँगा। और नेक्स्ट है हार्ट, एनक्वायरीज और इम्पेशेंट। हार्ट माना हृदय, दिल, एनक्वायरीज माना पूछताछ करना और इम्पेशेंट माना अधीर। आई वुड स्पेंड अ डे इन द टाउन, मैं इस कस्बे में एक दिन बिताऊँगा। मेक एनक्वायरीज, पूछताछ करूँगा। एंड फाइंड द गर्ल, और उस लड़की का पता लगाऊँगा। हु हैड स्टोलन माई हार्ट, जिसने मेरा दिल चुरा लिया था। विथ नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज, विथ नथिंग माना किसी और चीज़ के साथ नहीं, केवल उसकी जो आँखें थी वो एकदम जो काली और अधीर आँखें थी, उन आँखों से ही उसने मेरा दिल चुरा लिया था। ऐसी उस लड़की का मैं पता लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट्स एंड रीराइट द पैराग्राफ। फर्स्ट जो है सेंटेंस, अ सेज हैड मच डिसिपल्स, तो
इसमें मच जो दिया हुआ है कब यूज़ करते हैं हम, क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे सेज का मतलब साधु और डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो यहाँ पे आंसर्स रह गए हैं जो मैं बताती जा रही हूँ आपको, वो आप नोट करते जाइएगा। या फिर मैं आपको नेक्स्ट एक पेज पे फिर से ये सेंड कर दूंगी और तब आप लिख लेना। अ सेज हैड मच डिसिपल्स नहीं होगा, गलती है यहाँ पे। अ सेज हैड मैनी डिसिपल्स। डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य, एक साधु के बहुत सारे शिष्य थे। ही टॉट हिम हिज डीपेस्ट बिलीफ। अब देखो डिसिपल्स क्या है, प्लूरल है ना, उसके बहुत सारे शिष्य थे। तो ही किसके लिए आया, सेज के लिए, उस साधु के लिए। ही टॉट देम आना चाहिए, हिम क्या होगा, एक वचन है, ही से हिम बनता है। और जब हम डिसिपल्स की बहुवचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देम। ही टॉट देम हिज डीपेस्ट बिलीफ। उसने, साधु ने उनको अपना एक बहुत गहरा विश्वास उनको पढ़ाया, समझाया। क्या, गॉड वॉज एवरीवेयर नहीं आना चाहिए, गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। एंड ड्वेल्स इन एवरीथिंग, है ना। अबाउट एवरीथिंग नहीं होगा, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो हमको वो नहीं कहना, ड्वेल्स का मतलब रहना, है ना। ईश्वर हर जगह है और हर चीज में रहता है, हर चीज में विद्यमान है, अपन ऐसा कहते हैं ना। तो हर चीज में विद्यमान है, ड्वेल्स इन एवरीथिंग। गॉड इज एवरीवेयर एंड ड्वेल्स इन एवरीथिंग। आप ये वीडियो को जब मैं बोल रही हूँ, इसमें आंसर लिखा हुआ नहीं है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन के आंसर लिख लें, वापस से पैराग्राफ को जो करेक्शन करके और फिर से लिखें। सेकंड है, अ लिटिल गर्ल रैन टू, हाँ, हिज ग्रैंड मदर एंड सेड। हिज ग्रैंड मदर नहीं आएगा। अब देखो हिज किस कहाँ से आता है हमारे पास, ही से बनता है हिज, शी से बनता है हर। तो अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर के पास दौड़कर गई। तो रैन टू, हर ग्रैंड मदर आएगा, क्योंकि गर्ल क्या है, फीमेल। तो फीमेल के लिए क्या आएगा, हर। एंड सेड टेल अस अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस। तो टेल अस नहीं आएगा, टेल मी, है ना। टेल मी अ स्टोरी ऑफ प्रिंस, कि मुझे आप, अपनी लड़की जो है दादी के पास दौड़कर गई और कहा मुझे एक राजकुमार की कहानी सुनाओ। अस तो हम तब बोलेंगे जब उस लड़की के साथ बहुत सारे जने हो, तो वो लड़की क्या बोलेगी, वी। और वी से बनता है अस, जैसे शी से हर, ही से हिम, ऐसे ही वी से अस। तो वी तो कब बोलेंगे, जब बहुवचन होगा। ये लड़की अकेली है, सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या आएगा, टेल मी। आई से जुड़ा हुआ है तो आई के लिए क्या यूज करेंगे हम, मी। टेल मी अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस। द ग्रैंड मदर सेज नहीं, से नहीं, ग्रैंड मदर सेड। ग्रैंड मदर ने कहा, क्या कहा, आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंसेस। स्टोरी की स्पेलिंग गलत दे रखी है, तो आई विल टेल यू अ स्टोरी। ये स्टोरी कौन सी है, मंजिल, जो घर की मंजिल होती है ना, चार मंजिल की बिल्डिंग है, तो मंजिल के लिए ये वाला स्टोरी यूज करते हैं। तो दादी ने उसको बोला कि मैं तुमको राजकुमार की नहीं, किसकी कहानी बताऊंगी, राजकुमारी की। तो स्टोरी वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, ऊपर दे रखी है STORY, ऊपर वाले सेंटेंस में, तो वो करेक्शन आपको करना है। थर्ड है, द यंग मस्ट फॉलो देयर ड्रीम्स। अब देखो यंग मतलब कम उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ड्रीम के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सपनों का, या सपने का। सपने का नहीं आना चाहिए। यंगस्टर्स जो हैं उनको अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ड्रीम्स यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो एपोस्ट्रॉफी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, जो ऊपर कॉमा लगा हुआ है उसको हटा देंगे, इसको बहुवचन बना देंगे, तो ये सेंटेंस सही बनेगा। दे शुड नेवर लूज होप। हाँ, तो दे शुड नेवर लूज होप मतलब उनको कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पे लूज की स्पेलिंग, ये जो लूज दे रखा है इसका अर्थ है ढीला करना।
तो ढीला करना नहीं, बल्कि हमको क्या लिखना है, LOSE। LOSE माना छोड़ना। हम उनको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दे शुड नॉट बिकम वीक। उनको दे शुड नॉट बिकम वीक मतलब उनको वीक नहीं बनना है, उनको कमज़ोर नहीं बनना है। तो कमज़ोर के लिए जो स्पेलिंग आती है वीक की, वो क्या है, WEAK। ये वीक जो है वो क्या है, सप्ताह। तो हमको यहाँ पे सप्ताह नहीं, हमको कमज़ोर वाला वीक यूज़ करना है। देखो वीक वीक दोनों वर्ड्स हैं और दोनों का उच्चारण जो है सेम है, प्रोनाउंसिएशन, लेकिन स्पेलिंग देखकर हम पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा वीक आना चाहिए। तो यहाँ पर गलत वीक वर्ड यूज़ कर रखा है, हमको उसकी जगह यूज़ करना है WEAK। When they are faced with tough situations, हाँ, दे शुड नॉट बिकम वीक व्हेन दे आर फेस्ड विथ टफ सिचुएशन। उनको कमज़ोर नहीं बनना चाहिए जब उनको कभी भी टफ माना कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो उनको कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। और क्या होना चाहिए, द यंग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, शक्ति, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो यंग को मजबूत बनना चाहिए, ऐसा नहीं शक्ति बनना चाहिए। शक्ति कैसे बोलेंगे हम, शक्तिशाली बनना चाहिए या मजबूत बनना चाहिए। तो द यंग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, STRONG, ये करेक्शन होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एक्सप्रेशंस विद द प्रॉपर फंक्शंस दे कन्वे। अब फिर से हर लेसन में आपका ये फंक्शन वाला क्वेश्चन आ ही रहा है। वेयर वर दे, पहले तो हम दोनों साइड के पढ़ लेंगे। एक साइड जो है 6 सेंटेंसेस हैं और दूसरी साइड जो है फंक्शन जो दे रखे हैं वो 3 ही है। एक है एक्सप्रेसिंग इमोशन, एक है सीकिंग इन्फॉर्मेशन और रिपोर्टिंग। एक्सप्रेसिंग इमोशन का मतलब होता है किसी भी तरह के भाव व्यक्त करना। सीकिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब जानकारी लेना, और रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में किसी को बताना, तो वो कहलाता है रिपोर्ट। वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। तो ये क्या हुआ, तुम कल कहाँ थे, तो मैं तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम कल कहाँ थे। तो ये क्या हो गया, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड है दैट इज शॉकिंग, ये तो बड़ा सदमा पहुंचाने वाली बात है। मतलब शॉकिंग में ना सुनकर ऐसे लग रहा है कि मेरे को कुछ शॉक लगा। तो ये शॉक वाला जो है वो क्या होगा, इमोशन। शॉक कब लगता है, या हम कोई ऐसी खबर सुनते हैं तब हमको, तो वो हमारा चेहरे पे भावनाएं आ जाती हैं, व्यक्त होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इमोशन। ही सेड दैट ही वॉज फाइन, उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग। मतलब उसने केवल ये बात कही कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक था, ही वॉज फाइन। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड अस टू ओपन आवर इंग्लिश बुक। ये भी रिपोर्टिंग कि टीचर ने हमको हमारी इंग्लिश बुक खोलने के लिए कहा। ये हमने बात किसी और को बताई, तो ये भी हमारा बताना क्या हो गया, रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है हाउ एक्साइटिंग दिस इज, ये कितनी उत्तेजित करने वाली बात है। तो उत्तेजित करने वाली जो बात होती है, उससे जो उत्तेजना हमारी होती है अंदर की, वो भी हमारे चेहरे पे आ जाती है। तो वो भी क्या दर्शा रहा है, इमोशन। और नितिन सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज कीज, नितिन ने कहा कि उसने अपनी चाबियां खो दी, मतलब उसकी चाबियां गुम हो गई। तो ये भी वो क्या कर रहा है, चाबियां खोने पर क्या होगा, नितिन सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज कीज। हाँ, ये इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, ये भी रिपोर्टिंग आएगा। नहीं, मिस्टेक नहीं है, रिपोर्टिंग से ही कनेक्टेड है। नितिन सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज कीज, कि नितिन ने ऐसा कहा कि उसकी चाबियां खो गई। उसने ये बात किसी को रिपोर्ट करी, बताई कि अब मुझे क्या करना है ना। तो पहले हम रिपोर्ट करेंगे तो ही आगे बात बढ़ेगी और पता चलेगा। तो ये भी रिपोर्टिंग है ना। 3 रिपोर्टिंग के सेंटेंस हैं, 2 इमोशन के हैं और 1 इंफॉर्मेशन का है। और इंफॉर्मेशन का आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे
कि सीकिंग इन्फॉर्मेशन में आप देखो जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब तुम कल कहाँ थे, अभी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, सारे सवाल। और जहाँ सवाल आ जाए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, वहाँ आपको बिना सोचे समझे क्या लिख देना है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिर से सेंटेंसेस को पूरा करो और फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए ब्रैकेट में फंक्शन दे रखा है। हर्ष सेड दैट, हर्ष ने कहा। अब हर्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो सेंटेंस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो सेंटेंस इमोशन वाला नहीं होना चाहिए, वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट वाला, कि हर्ष सेड दैट ही वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल टुडे। हर्ष ने मुझे कहा कि आज वो स्कूल नहीं आने वाला है। मतलब उसने ये बात क्या की, रिपोर्ट की, बताई। रिपोर्ट करने का मतलब बताना। ओ नो दिस अनएक्सपेक्टेड रेन विल मेक मी लेट फॉर स्कूल। ये क्या है, एक्सप्रेसिंग इमोशन। अभी इमोशन कौन सा व्यक्त कैसे हो रहा है, देखो ओ नो का मतलब अरे नहीं, ये जो अनएक्सपेक्टेड रेन, अचानक से जो बारिश आ गई है, ये मेरे को स्कूल पहुंचने में क्या कर देगी, लेट कर देगी। तो मुझे क्या हो रहा है, हड़बड़ाहट हो रही है, कभी दुख भी हो रहा है कि मैं इस बारिश की वजह से स्कूल लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगी। तो ये आपकी भावना जो थोड़ी गुस्से वाली, कभी कभी किसी चीज़ पे हमको गुस्सा भी आता है, तो वो गुस्से वाली, थोड़े से दुख वाली ये भावनाएं आपके चेहरे पे आ रही हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेसिंग इमोशन। फिर नेक्स्ट है वेयर। अब दे रखा है ब्रैकेट में सीकिंग इन्फॉर्मेशन, तो मतलब जानकारी लेना चाहते हो आप। तो वेयर वर यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे। वेयर आर यू गोइंग, ये भी हो सकता है। वेयर मतलब कहाँ। अब कहाँ स्थान के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। तो वेयर आर यू गोइंग, तो आंसर में स्थान ही आएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कल तुम कहाँ थे, ये भी स्थान ही आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिर से रिपोर्टिंग वाला सेंटेंस। किरण टोल्ड अस दैट, किरण ने हमको कहा। क्या कहा, द एग्ज़ाम्स वर बीइंग पोस्टपोन्ड। इसका मतलब है एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए जाएंगे, है ना। तो ये किरण ने हमको बात बताई। नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम, फिर से रिपोर्टिंग। आई टोल्ड हिम दैट वी विल बी गोइंग टू देहरादून इन विंटर हॉलीडेज दिस ईयर। मैंने उसको कहा कि इस साल सर्दी की छुट्टियों में हम देहरादून जाएंगे। ये बात भी मैंने उसको बताई। तो ये भी क्या हो गया, रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है whom शुड आई कंसल्ट रिगार्डिंग दिस मैटर। whom दे रखा है, whom माना किसको। अब है सीकिंग इन्फॉर्मेशन, किसको। whom विल यू गिव दिस बुक, ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये किताब किसको दोगे। whom शुड आई कंसल्ट रिगार्डिंग दिस मैटर, इसका मतलब है कि इस मैटर से संबंधित मुझे किससे कंसल्ट करना चाहिए, है ना। किससे कंसल्ट करना चाहिए, मतलब मान लो मेरे को कोई तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये तकलीफ़ लेकर मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, है ना। तो हम किसी से सलाह भी लेते हैं, किसी से पूछते भी है ना कि मेरे को किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किससे कंसल्ट करना चाहिए। तो ये भी क्या हुई, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। अब है टर्न द कन्वर्सेशन इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कहलाती है परोक्ष कथन। जो दो जने आमने सामने बात कर रहे हैं वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, और जब हम उसको बदलते हैं और उन दोनों की कही हुई बात किसी और को बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे इसमें फर्स्ट में कौन बात कर रहे हैं, दो जने, टीचर और स्टूडेंट, वो आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं, तो ये उनकी क्या हुई, डायरेक्ट स्पीच। टीचर स्टूडेंट से पूछ रही है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो स्टूडेंट कह रहा है माय नेम इज़ मेहुल, मेरा नाम मेहुल है। टीचर हु इज़ दैट मैन स्टैंडिंग नियर द डोर,
टीचर कह रहा है हु इज़ दैट मैन, उस दरवाजे के पास खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? तो स्टूडेंट कह रहा है आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अब टीचर और स्टूडेंट ने जो बात कही, इन दोनों की कही हुई बात को हम क्या कर रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो उसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या होता है, एक तो प्रोनाउन चेंज होता है और हाँ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाता है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट वाज हिज नेम। द टीचर, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर स्टूडेंट से, तो पूछने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आस्क्ड। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, है ना, व्हाट इज योर नेम। उसने सामने थे तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन हम जब बताएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज, इज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, और योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज नेम। योर किस में बदल जाएगा, हिज में। नेक्स्ट है द स्टूडेंट आंसर, फिर है इसका हम जब और आंसर, स्टूडेंट आंसर दे रहा है तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट आंसर्ड दैट हिज नेम वॉज मेहुल। माई नेम इज मेहुल की जगह answered that his name was मेहुल। द टीचर फर्दर enquired, फिर से टीचर ने और प्रश्न पूछा ना, तो enquire, पूछताछ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड, enquiry करना। तो enquired about the man who was standing near the door, कि उसने ये पूछताछ की कि वो आदमी दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो मेहुल ने क्या जवाब दिया था ना, इसलिए क्या लिखेंगे, रिप्लाइड। मेहुल रिप्लाइड दैट ही डू नॉट की जगह क्या हो गया, डिड नॉट नो हिम। बाकी सारे वर्ड जो है वैसे ही आएंगे। नेक्स्ट है केतन और श्याम। केतन कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग। केतन श्याम से पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो श्याम ने जवाब दिया आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। केतन कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो श्याम ने कहा वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर रुको। अब इसका आंसर कैसे होगा, केतन ने श्याम से पूछा, है ना, केतन ने पूछा है, तो केतन आस्क्ड श्याम अबाउट व्हाट वाज ही डूइंग, कि वो क्या कर रहा था। श्याम टोल्ड हिम दैट ही वाज, श्याम ने जवाब दिया उसको क्या, कि आई एम रीडिंग अ बुक। तो हम क्या लिखेंगे, ही वॉज रीडिंग अ बुक। केतन फिर आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम श्याम, केतन ने श्याम से मदद मांगी। फिर श्याम ने क्या किया, टोल्ड हिम टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, श्याम ने उसको कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा। नेक्स्ट है रोहन और विभा। आई एम नॉट फीलिंग वेल। विभा व्हाट हैपेंड। रोहन आई हैव फीवर एंड हेडेक। विभा यू लुक वेरी पेल। अब इसमें रोहन पूछ रहा है विभा से, नहीं रोहन कह रहा है कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। तो विभा ने पूछा क्या हुआ। रोहन ने कहा मुझे सिर में दर्द और बुखार हो रहा है। विभा ने कहा तुम थोड़े से पीले भी लग रहे हो, है ना। अब है रोहन टोल्ड विभा, रोहन ने विभा को बताया कि दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल की जगह ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। फिर विभा ने पूछा, तो विभा आस्क्ड रोहन व्हाट हैपेंड टू हिम, उसको क्या हुआ है। रोहन ने फिर से बताया, रोहन सेड दैट ही वॉज हैविंग फीवर एंड हेडेक, टू विच विभा टोल्ड हिम। इस पर विभा ने कहा दैट ही लुक्ड वेरी पेल, है ना, यू लुक की जगह यू की जगह हो गया ही, और लुक का लुक्ड, ही लुक्ड वेरी पेल। और नेक्स्ट है राम और जय। राम पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। राम डिड यू सी इन योर पॉकेट, क्या तुमने अपने पॉकेट में देखी। तो जय कह रहा है आई हैव नॉट, आई केप्ट देम ऑन माई टेबल इन द मॉर्निंग। नहीं मैंने अपने जेब में नहीं देखी, क्यों, क्योंकि मैंने सुबह ही चाबियां टेबल पर रखी थी। अब राम पूछ रहा है, तो राम आस्क्ड जय व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। जय टोल्ड हिम दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज कीज। आई एम लुकिंग की जगह क्या हो गया फिर से, ही वाज। राम आस्क्ड हिम वेदर ही चेक्ड इन हिज पॉकेट और नॉट। राम ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने पॉकेट में चेक किया या नहीं।
तो जय रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट, जय ने ये जवाब दिया कि उसने नहीं की है। ही फर्दर सेड, और उसने ये आगे ये भी कहा दैट ही हैड केप्ट द कीज ऑन द टेबल इन द मॉर्निंग। आई केप्ट देम की जगह ही हैड केप्ट देम, है ना। जहाँ पहले से ही पास्ट टेंस है वहाँ फिर हमको और हैड लगाना पड़ेगा। ही हैड केप्ट द कीज ऑन द टेबल, ऑन माई टेबल की जगह ऑन हिज टेबल हो जाएगा, ऑन द टेबल नहीं, ऑन हिज टेबल इन द मॉर्निंग। रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चंस। फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप भाई और धवल और दर्शना और रंजना बहन ये आपस में बात कर रहे हैं। ये हम डायलॉग पढ़ेंगे इन तीनों की बातचीत को, फिर उसी में से ही समझकर और क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। दिलीप भाई बोल रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी, इट इज़ टाइम टू प्लान दिस ईयर्स फैमिली ट्रिप, व्हाट आर योर सजेशंस। दिलीप भाई पूछ रहे हैं कि आप सब कैसे हो, इस साल का फैमिली ट्रिप का प्लान बताओ, आप लोगों के सबके सुझाव क्या हैं। तो धवल कहता है, पापा लेट्स गो टू बेंगलोर वंस अगेन, एक बार फिर से हमको बेंगलोर जाना चाहिए। तो धवल जो है दिलीप भाई का क्या है, बेटा। फिर दिलीप भाई कह रहे हैं, अगेन टू द सेम प्लेस, वाई। दिलीप भाई उसके पापा उसको बोल रहे हैं कि एक बार हम मैंगलोर होके आए हैं, फिर से वही जगह क्यों। तो दर्शना कहती है, यस पापा, दैट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप। दर्शना, यस पापा, दैट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप। दर्शना कह रही है, हाँ पापा, ये मेरी बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप थी, मतलब बहुत मज़े वाली ट्रिप थी, तो हमको बड़ा मज़ा आया, इसलिए हम वापस उसी जगह पर जाना चाहेंगे। द जर्नी बाय कोंकण रेलवे वॉज द मोस्ट मेमोरेबल वन। हमारी जो जर्नी, हमारी यात्रा कोंकण रेलवे की, वो मेमोरेबल माना, बहुत मेमोरेबल रही माना, उसको हम याद रखेंगे। रंजना बहन जो है कहती है, आई एग्री विद द किड्स, मैं बच्चों के साथ सहमत हूँ। माना रंजना बहन उनकी क्या है, मम्मी है, और धवल दिलीप भाई की पत्नी है। आई स्टिल रिमेंबर दोज ब्यूटीफुल सी शोर्स, पाम ट्रीज, विलेजेस एंड टाउन्स ऑन द वे टू मैंगलोर बाय ट्रेन। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को भी वो सुंदर सुंदर समुद्री किनारा, पाम के वृक्ष, गांव, कस्बे देखने में ट्रेन से बड़ा मज़ा आया था। धवल कह रहा है, एंड दोज माउंटेन पासेस एंड टनल्स एंड जंगल्स, और वो माउंटेन्स मतलब पर्वत भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे जो हम, और जो टनल सुरंग थी जहाँ से ट्रेन भी निकली होगी, और जंगल्स भी बीच में आए होंगे, पर्वत भी दिखाई दिए होंगे, वो सब देखकर बड़ा मज़ा आया, ये धवल बोल रहा है। दर्शना कह रही है, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू ट्रैवल ऑन द सेम रूट अगेन। दर्शना फिर से कह रही है कि मैं उसी रूट पर जाना चाहूँगी। तो दिलीप भाई कह रहे हैं, वेल आई रिमेंबर द रेलवे स्टेशन एंड पोर्टर्स एंड पैसेंजर्स ओनली। ठीक है, आई रिमेंबर द रेलवे स्टेशंस, मुझे वो रेलवे स्टेशंस भी याद है, एंड पोर्टर्स, मुझे कूली भी ध्यान है, पैसेंजर्स भी, बट आई ग्रांट योर विश, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस होंगे, हमको सारी अगर डायलॉग ये इसकी जो बातचीत समझ में आ गई तो क्वेश्चन के आंसर्स भी इजी हो जाएंगे। व्हाट डज दिलीप भाई वांट टू प्लान, दिलीप भाई क्या प्लान करना चाहते हैं, तो आंसर में क्या आ जाएगा, दिस ईयर दिलीप भाई वांटेड टू प्लान देयर फैमिली ट्रिप, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज दर्शना वांट टू गो टू मैंगलोर, दर्शना मैंगलोर क्यों जाना चाहती है। दर्शना ने क्या बताया था, क्योंकि उनकी कोंकण रेलवे की, एक तो उसकी जर्नी जो थी वो बहुत एक्साइटिंग ट्रिप थी, और उनकी कोंकण रेलवे की जो जर्नी थी वो बहुत मेमोरेबल थी, इसीलिए वो दर्शना वांटेड टू गो टू मैंगलोर बिकॉज दैट वाज मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप एंड जर्नी बाय कोंकण रेलवे वाज द मोस्ट मेमोरेबल वन। ये आंसर हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट डज रंजना बेन रिमेंबर अबाउट द ट्रिप, रंजना बेन ने क्या याद किया। अब रंजना बेन एक ही बार बोली है, तो वो जो उसको जो दिखाया, जो अच्छा लगा वो सारा लिख देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिलीप भाई रिमेंबर अबाउट द ट्रिप, दिलीप भाई को उस ट्रिप का क्या याद था। दिलीप भाई को याद था वहाँ की रेलवे स्टेशन, पोर्टर्स और पैसेंजर्स, है ना।
जो उन्होंने वहाँ पे देखा था वो सब चीज़ें उनको याद थी, तो वो जो दिलीप भाई ने बोला है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। नीचे दी गई पिक्चर को 10 वाक्यों में हमको उसका वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन माना वर्णन करना है। तो हम ऊपर पहले हेडिंग लगाएंगे पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अब आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि एक शांत सी जगह, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बुक्स पड़ी हुई हैं, तो जहाँ बुक्स पड़ी रहती हैं, कोई किताब ढूंढ रहा होता है, कोई इशू कर रहा होता है, कोई पढ़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, वो जगह कौन सी होती है, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आप देख रहे हो कि एक टीचर है जो बुक इशू कर रहे हैं, उनसे लेने के लिए 3 लड़कियां लाइन में लगी हुई हैं, वो उनसे बुक्स इशू करवाएंगी। फिर एक टेबल पर 2 बच्चे अलग से पढ़ रहे हैं, दूसरी टेबल पर 2 बच्चे अलग से पढ़ रहे हैं, एक लड़का जो है बड़ी सी बुक लेके अलग से टेबल पर देख रहा है, एक बच्चा ढूंढ रहा है, एक और जो है टीचर हैं शायद वो बुक ढूंढने आए हैं, एक लड़की जो है उनसे दिखा रही है कि मेरे को ये किताब निकाल के दो। ऐसा जो जो हमको दिखाई दे रहा है कि बुक्स कैसी किस तरह से व्यवस्थित की हुई हैं, अलमीराज हैं, ड्रॉवर्स हैं, है ना। लाइब्रेरियन हैं जो इशू कर रहे हैं बुक, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइब्रेरियन। तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द बुक्स, सम स्टूडेंट्स आर इशूइंग द बुक्स। इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के और हम इस पिक्चर का वर्णन करेंगे। और यहीं पे आपका ये लेसन ख़त्म होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।